गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले प्रीवियस क्लास में हमने फिजिक्स क्लास 12 के पार्ट 1 का फिजिक्स शुरू किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। अब इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी कि कूलाम के नियम को कैसे वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। यह जो टॉपिक है यह बोर्ड के बच्चों के लिए, यानी क्लास 12 तक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि किस तरीके से हम किसी कूलाम के नियम को किस तरीके से हम सदिश के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई एक निर्देश अक्ष लेंगे, कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये वाला है जो एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। ऐसे तीन अक्ष हैं। यहाँ पर कोई आवेश है, कोई बिंदु आवेश है जिसको हम शो कर रहे हैं Q1 से, और यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है जिसको हम शो कर रहे हैं Q2 से, ठीक है। ये Q है, Q2 से। अगर इस बिंदु आवेश के Q1 की बात करें इस मूल बिंदु से, चूंकि यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से अगर हम इसका वेक्टर शो करें, इसका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर शो करें, तो इसको हम दिखाते हैं R1 से, ठीक है। इसको वेक्टर से दिखा देंगे R1। और इस Q2 यानी कि दूसरे वाले आवेश का अगर हम स्थिति सदिश देखें तो ये हो जाएगा R2, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर R2, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते चलेंगे कि Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो Q1 का अगर हम स्थिति सदिश देखें मूल बिंदु के सापेक्ष यानी कि इस बिंदु के सापेक्ष, तो इसका स्थिति सदिश है R1, वेक्टर R1। वहीं अगर हम Q2 का स्थिति सदिश देखें यानी कि पोजीशन वेक्टर देखें, स्थिति सदिश, यह अभी मूल बिंदु के सापेक्ष ही होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R2, ठीक है। अब अगर इनमें कंपैरेटिवली इनकी स्थिति सदिश देखें, इनमें एक दूसरे के सापेक्ष, तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें, अगर हम निकालते हैं Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, तो इसको हम लिख सकते हैं R21, यानी कि दूसरे वाले आवेश का पहले वाले आवेश की सापेक्ष हम स्थिति सदिश को शो करेंगे R21 से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यानी कि इस Q1 के सापेक्ष इस Q2 का जो स्थिति सदिश होगा उसकी स्थिति कुछ इस तरीके से होगी, इस दिशा में, यानी कि अपोजिशन वेक्टर या स्थिति सदिश होगा, ये जो इधर आएगा ये आएगा R21, ठीक है। अब अगर बात करें हम इसके बीच में Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, यानी कि Q2 पर Q1 के कारण, यानी Q2 पर इस सेकेंड वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण, चार्ज के कारण जो लगने वाला बल होगा, यानी कि अगर हम लिख लें Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। चूंकि ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसी वजह से हम सारी चीजें लिखते चल रहे हैं। तो अगर हम निकालें Q2 पर, चूंकि देखिए यहाँ पे लिखा है हमने कि Q2 पर Q1 के कारण, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, बल तो हम निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश की के सापेक्ष, तो दूसरे वाले आवेश पर निकाल रहे हैं तो पहले दूसरे वाले आवेश को लिखेंगे 2, फिर पहले वाले के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो इसको बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि होता है K, उसके बाद Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे R का अगर सेंस देखें तो R का मतलब है यहाँ पे दूरी का मान क्या है R21, और ये भी वेक्टर में, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अगर थोड़ा इसको और एक्सपेंड करें और फैलाएं थोड़ा, तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस में, मॉड में
R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और ये हो जाएगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे होता है वेक्टर R21 कैप और यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा R21 कैप। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हम एक चीज़ अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से एग्जाम्पल लेके चलें तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं 5 किलो, तो इस 5 किलो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 गुणे 1 किलो। ठीक है, तो अगर 5 किलो देखें तो उतना ही मान आएगा और एक किलो के अगर 5 हम कोई वस्तुएं लेते हैं तो वो भी टोटल 5 किलो हो जाएगा। यानी कि ये है एक संख्यात्मक मान, है और ये वाला जो है यह एक यूनिट है। यूनिट माने मात्रक है या फिर कह सकते हैं कि इकाई सदिश है। यह इकाई, इसको इकाई सदिश के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सदिश नहीं कह सकते हैं, यह इकाई के रूप में है। उसी तरीके से अगर कोई सदिश लिखा जाता है तो उसके साथ उसका एकांक सदिश, इसको बोला जाता है यहाँ पर एकांक सदिश। ठीक है, तो यह जो R21 कैप लिखा गया है यह एकांक सदिश है और यह टोटल जो है वह इसका पूरा का पूरा परिमाण है, पूरा का पूरा इसका कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर या फिर कह सकते हैं एकांक सदिश उसको कह सकते हैं। तो ये हो गया कि पहले वाले आवेश का इस दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, उसका मान ये है। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि जो दूसरे वाले आवेश के यानी कि इसके कारण इस पर जो लगाया गया बल है वह कितना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा मोड़ा हम मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए हमने दूसरे वाले चार्ज पर पहले वाले चार्ज के कारण हमने निकाल लिया कि कितना फोर्स अप्लाई होगा और वो आया था, अगर हम लिख लें यहाँ पे क्योंकि इसके हमें जरूरत पड़ेगी, तो F21 इज इक्वल टू K और Q1 Q2 अपान में मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा R21 और ये भी कैप, यह इस फॉर्म में रहेगा। अब देखिए हमने इस पहले वाले आवेश के कारण इसका दूसरे वाले आवेश का स्थिति सदिश निकाला था। अब हम इस दूसरे वाले आवेश के कारण पहले वाले आवेश का स्थिति सदिश यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, अगर उसकी हम बात करें तो Q2 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, Q1 का। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि R12, ये हो जाएगा उसका स्थिति सदिश। और इस तरीके से Q1 के कारण इसकी जो दिशा होगी वो इस साइड आई थी, Q1 के कारण Q2 पर इस साइड, तो Q2 के कारण Q1 का जो स्थिति सदिश होगा वह कुछ होगा इस साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर। ठीक है, और इसको अगर हम उस तरीके से लिखें जिस तरीके से हमने पिछला वाला लिखा था तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 इस फॉर्म में। अब अगर देखिए हमने तो निकाला था कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, अब हम Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं कि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल ये निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे शो करेंगे, चूंकि Q1 पर हम बल निकाल रहे हैं तो पहले इसको लिखेंगे कि F12 और ठीक उसी तरीके से Q1 Q2 अपान में यहाँ पे हो जाएगा ये वाला वेक्टर, इसका ये वाला दूरी, तो ये हो जाएगा R12 और इसका स्क्वायर। और यहाँ पे हम वही स्थिति सदिश के रूप में, इसका एकांक सदिश के रूप में लिखेंगे कि R12 और यह कैप के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, ये एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश। ठीक है, तो अगर यहां से इसका मान रखें तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे कि F12 इज इक्वल टू K और Q1 Q2 अपान में ये मॉड्यूलस मॉड में हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा
R12 का कैप इस फॉर्म में। तो इतना हो गया पहले आवेश पर यानी कि पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण लगने वाला बल। तो अगर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें, चूंकि यहाँ पे के का मान वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है के का मान यहाँ पे, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। अगर इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से मिला है कि जो बल है, जो बल लगने वाला है दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल का मान के Q1 Q2 अपान में R2 - R1 का होल स्क्वायर, और ये है एकांक सदिश। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से मिल रहा है पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल के इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान में R1 - R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे है एकांक सदिश इसका। अगर यहाँ से आप इसको कंपेयर करें, इस चीज़ को देखें, तो इसका जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और वो भी दोनों चीज़ों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों चीज़ें सेम ही आएंगी। लेकिन बस देखिए अंतर है इस चीज़ का, इसको और इसको अगर आप मिलाएं तो इनकी दिशा देखिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर इसकी दिशा आप देखते हैं तो इसकी दिशा इधर हो जाती है, और चूंकि इसकी दिशा देखते हैं तो इसकी दिशा हो जाती है इधर। यानी कि इन दोनों फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि जो F21 है वह F12 के तो इक्वल है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए इसको हम 1 के बराबर कह सकते हैं। देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं ये दोनों चीज़ें हमें सेम दिख रही हैं, बस अंतर है तो इन दोनों चीज़ों का, और इन दोनों का चीज़ों का अंतर ही है। देखिए यहाँ पे इसकी दिशा इस साइड है और इस वाले की दिशा इस साइड है, यानी कि इन दोनों की दिशा विपरीत है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो F21 है, यानी कि ये जो बल है पहले आवेश के कारण, पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर जो लगने वाला बल है वह दूसरे चार्ज के कारण पहले चार्ज पर लगने वाले बल के बराबर है। लेकिन बस इतना हम कह सकते हैं कि इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, एक दूसरे से उल्टा है। तो उस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि जो F21 है यानी कि दूसरे पर लगने वाला बल है पहले के कारण, वह पहले पर लगने वाला बल है दूसरे कारण के ये क्या है, बराबर है। यानी कि इन दोनों का परिमाण तो सेम है, लेकिन केवल इनमें अंतर इस चीज का है कि इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये दोनों जो बल होंगे वह आपस में बराबर होंगे। यानी कि इस चीज को अगर हम आसान भाषा में समझे तो इसके कारण जो इस पर बल लगाया जाएगा वो क्या होगा, जितना होगा उतना ही इसके कारण इस पर जो लगेगा बल वो भी उतना ही होगा। लेकिन बस अंतर ये होगा कि इन दोनों की दिशा विपरीत होगी। यानी कि इस चीज से हम कह सकते हैं कि यह जो है यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का। यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम आपको पता होगा, न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए प्रकृति में कोई प्रतिक्रिया बल भी, यानी कि ठीक उसी के परिमाण का लेकिन दिशा में विपरीत का एक और बल उपस्थित होता है, जिसे बेसिकली कह सकते हैं प्रतिक्रिया बल, और यह उसी नियम पे आधारित है। तो इस क्लास में इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, इन स्टेटमेंट को, इन शब्दों को ध्यान से आप पढ़िएगा कि क्या लिखा गया है, कि किसके सापेक्ष किसका निकाला जा रहा है। क्योंकि पहले वाले, इससे पहले जो हमने अभी रब किया, जो मिटाया है, उससे पहले वाला में ठीक इसी तरीके के सेंटेंसेस हमने लिखे थे, लेकिन उसमें शब्दों को आप ध्यान से पढ़ के देखें कि कौन किसके सापेक्ष किसका निकालने की बात की जा रही है। बाकी ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।